हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब का 7वां चैप्टर बस की यात्रा। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है सोचें और बताएं। तो इसमें पहला है लेखक व उसके मित्र ने क्या तय किया। तो लेखक व उसके मित्र ने शाम की बस से पन्ना पहुँचने का निश्चय किया। फिर है लोगों ने बस के लिए क्या सलाह दी। तो लोगों ने बस के लिए सलाह दी कि इस बस से जाना समझदारी नहीं है। वे लोग उस बस के सारे हालात को जानते हैं, क्योंकि जो ये बस थी बहुत खटारा थी, टूटी फूटी थी। फिर है लेखक व उसके मित्र सुबह घर क्यों पहुंचना चाहते थे। तो लेखक के मित्रों को सुबह काम पर जाना था, इसलिए वो सुबह घर पहुंचना चाहते थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, ये है बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको एक छांट कर लिखना है। पहला है समझदार आदमी के शाम वाली बस से सफ़र नहीं करने की वजह थी। समझदार आदमी की शाम वाली बस से सफ़र ना करने की क्या वजह थी। खराब रास्ता, डाकुओं का आतंक, अधिक किराया या खटारा बस। आंसर होगा खटारा बस। फिर है बस को देखकर लेखक के मन में भाव उमड़ा। कौन सा भाव था वो लेखक के मन में आया। तो दया का भाव था, श्रद्धा का, प्रेम का, घृणा का। तो लेखक के मन में श्रद्धा का भाव आया। आपका अगला प्रश्न है, ये है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है बस कैसी थी। तो बस बहुत पुरानी और जर्जर हालत में थी, टूटी फूटी हालत में थी। फिर है बस के कांचों की क्या हालत थी। तो बस की खिड़कियों के अधिकतर जो कांच थे वो टूटे हुए थे। फिर है रवाना होने के बाद बस पहली बार क्यों रुकी। तो रवाना होने के बाद पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाने के कारण जो बस थी वो पहली बार रुकी। आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है लेखक व उसके मित्रों को छोड़ने आने वालों के चेहरे पर कौन से भाव थे। आंसर होगा उन लोगों के चेहरों पर ऐसे भाव थे मानो वे लेखक और उसके मित्रों को अंतिम विदाई देने आए थे। उनकी आंखों में लेखक और उसके मित्रों के प्रति सहानुभूति और करुणा के भाव दिख रहे थे। उनको लग रहा था कि वह यात्रा लेखक और मित्रों की अंतिम यात्रा हो सकती है। कोई दुर्घटना हो जाने का उनको पूरा अंदेशा था, क्योंकि बस टूटी फूटी थी। एक संसार से विदा होते व्यक्ति को देखकर जैसे भाव लोगों के मन में उठते हैं, वैसे ही भाव उनके चेहरों और आंखों से झांक रहे थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में यह भाव क्यों जागा। आंसर होगा हिस्सेदार बस में लगे टायरों की बुरी हालत को जानता था। सारे टायर घिसे हुए और पंक्चर से भरे हुए थे। इतने पर भी वह उस खतरनाक बस से सफ़र कर रहा था। उसके साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता था। उसकी हिम्मत देखकर ही लेखक के मन में श्रद्धा का भाव जागा होगा। श्रद्धा भाव जागने की बात एक व्यंग है, वास्तविकता नहीं। अगला प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगा जैसे सारी बस ही इंजन है। आंसर होगा जब इंजन स्टार्ट हुआ तो सारी बस ही उसके चलने से खड़खड़ाने लगी। बस का हर हिस्सा हिल रहा था। बैठने वालों के शरीर और उनकी सीटें भी हिल रही थीं। हर सवारी को ऐसा लग रहा था कि मानो इंजन उसकी सीट के नीचे चल रहा था। इस प्रकार वह जीर्ण शीर्ण हिस्सों वाली सारी बस ही इंजन के साथ कांप रही थी और आवाज़ कर रही थी। तो लग रहा था कि पूरी बस ही क्या है, इंजन है। फिर आपके हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है लेखक रास्ते में आने वाले पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था। आंसर होगा कि बस के पहली बार रुकने और नली द्वारा इंजन को तेल दिए जाने की घटना से लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर ठीक से काम करने का भरोसा नहीं रहा। उसे लगने लगा कि ब्रेक कभी भी फेल हो सकते हैं, स्टीयरिंग टूट सकता है। इसी कारण उसे हर पेड़ से बस के टकरा जाने की शंका होने लगी, क्योंकि उसको समझ में आ गया था कि बस का कोई भी हिस्सा ठीक नहीं है। कभी भी स्टीयरिंग टूट सकता है, कभी भी ब्रेक फेल हो सकते हैं, तो जो बस है वो पेड़ से टकरा सकती है। इसी वजह से उसे हर पेड़ से बस के टकरा जाने की शंका होने लगी। ब्रेक और स्टीयरिंग के बिना बस को मोड़ना या बचाना संभव नहीं था, इसलिए वे हरे भरे पेड़ उसको प्रसन्न करने की बजाय अपनी जान के दुश्मन नज़र आ रहे थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को बस के अपने आप चलने पर हैरानी क्यों हुई। आंसर होगा कि बस की पुरानी और जर्जर हालत देखकर लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था कि बस जो है वो चलती भी होगी। उसने बस कंपनी के हिस्सेदार से पूछा कि बस चलती है कि नहीं। हिस्सेदार ने कहा कि बिल्कुल चलती है और चलेगी।
इस पर लेखक ने फिर पूछा, क्या बस अपने आप बिना धक्का दिए चलेगी? तो हिस्सेदार ने फिर विश्वासपूर्वक कहा कि वह अपने आप ही चलेगी। तो जो हिस्सेदार था उसने क्या कहा कि जो बस है वो अपने आप ही चलेगी, बहुत ही विश्वास के साथ कहा। यह सुनकर लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसी खटारा जीर्ण बस स्टार्ट होकर अपने आप चल सकती थी। इस बात पर लेखक विश्वास नहीं कर पा रहा था। उनको लग रहा था कि ऐसी खटारा बस है, ये तो चल ही नहीं सकती, अगर चलेगी तो हमें धक्का लगाना पड़ेगा। लेकिन जो हिस्सेदार था उसने कहा बहुत विश्वासपूर्वक कि जो बस है वो अपने आप ही चलेगी। तो यह सुनकर लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसी जीवशील खटारा जो बस है वो अपने आप चल सकती थी। उनको ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ। तो इस बात पर लेखक को विश्वास नहीं हो पा रहा था, वो बहुत हैरान थे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है अवज्ञा। अवज्ञा माने होता है नियम को तोड़ना, आज्ञा ना मानना। ये हम बनाएंगे वाक्य इसका। गुरुजी ने कहा अनुशासन की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। कोई भी नियम है अनुशासन का उसको नहीं तोड़ना चाहिए। फिर है इत्मीनान, मतलब होता है विश्वास, भरोसा। तो उसके प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की बात पर मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो प्रथम आ सकता है। फिर है क्रांतिकारी, मतलब अन्याय और अत्याचार का विरोधी। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल आदि महान क्रांतिकारी थे। हिस्सेदार, मतलब किसी चीज़ में जिसका हिस्सा हो। तो इस मकान में 7 लोग हिस्सेदार हैं। फिर है प्रयाण, इसका मतलब हुआ जाना। तो तीर्थयात्री 4:30 बजे बस से प्रयाण करेंगे। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं अपने मन से। फिर आपका अगला प्रश्न है आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक क्या है, लोकोक्ति है। हम आपसी बातचीत में अक्सर ऐसी लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षक शिक्षिका की मदद से ऐसी कुछ लोकोक्तियों को अपनी कॉपी में लिखकर उनके अर्थ जानिए। तो आप कोई भी लोकोक्ति है वो लिख सकते हैं। जैसे आप भला तो जग भला, मतलब अच्छे व्यक्ति के लिए सभी अच्छे होते हैं। आप भले हैं तो पूरा संसार भला है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब अपनी कमी दूसरों पर थोपना। मतलब हमें नाचना नहीं आता, हम क्या कह देते हैं आंगन खराब है इसलिए हम नाच नहीं पा रहे, मतलब अपनी कमी जो है वो दूसरों पर थोपना। फिर है चिराग तले अंधेरा, मतलब वहाँ अपराध होना जहाँ उसे रोकने की व्यवस्था हो। धोता चना बाजे घना, ओछा व्यक्ति बहुत अधिक क्या करता है, डींग हाँकता है। तो धोता चना जो होता है वो क्या करता है, बहुत अधिक आवाज़ करता है। तो ओछा व्यक्ति वो होता है, ओछा व्यक्ति जो होता है बहुत अधिक डींगे हाँकता है। घाट घाट का पानी पीना, मतलब बहुत अनुभवी होना। जैसे हम कहते हैं हमने घाट घाट का पानी पिया है, मतलब हमें बहुत अनुभव है जीवन का। तो घाट घाट का पानी पीना मतलब बहुत अनुभवी होना। फिर आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है आगे पीछे करना, दूसरा है जान हथेली पर रखना। आगे पीछे करना मतलब झिझकना, आगे ना बढ़ना। तो जब घर में घुसे चोरों का सामना करने की बात आई तो लोग आगे पीछे करने लगे, कोई आगे ना बढ़ा। तो जब घर में चोर घुसे तो क्या हुआ, लोग झिझकने लगे आगे जाने से। तो जब घर में चोर घुसे, चोरों का सामना करने की बात आई तो लोग आगे पीछे करने लगे, झिझकने लगे। फिर है जान हथेली पर रखना, मतलब प्राण जाने की परवाह ना करना। तो भारतीय सैनिक जान हथेली पर रखकर शत्रुओं का सामना करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। तो श्रद्धा शब्द का जो वर्ण विच्छेद होता है वो होता है शा धन रा धन आ धन दा धन धा धन आ। जो भी हम वर्ण अलग करते हैं उसके नीचे हम लगा देंगे हलंत। तो जो श्रा है वो बनता है शा और रा से। जहाँ भी श्रा होगा वहाँ हम लिखेंगे शा हलंत, रा हलंत। और श्रा में क्या है, आ की मात्रा है, तो छोटे आ की मात्रा है तो हम छोटा आ लिख देंगे। फिर दा के नीचे धा लगा हुआ है तो धा लिखेंगे, और डंडा लगा हुआ है तो मतलब आ की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है। दा और धा पे हलंत लगा के इस तरह से लिखेंगे। तो जो शब्द दिए गए हैं उनका आपको करना है वर्ण विच्छेद। पहला है छीड़। तो जो छा होता है वो बनता है का और शा से, तो हम हमेशा छा को अलग करते हैं। अगर उसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम लिखेंगे का हलंत शा। और इस पे है बड़ी की मात्रा शा पे तो हम लिखेंगे ई, और फिर हम लिखेंगे रा, इसमें हलंत लगा देंगे। और आ की मात्रा है तो हम लिखेंगे आ। तो कभी भी वर्ण विच्छेद करते हैं तो जितने भी स्वर होते हैं हम उनको अलग करते हैं, मतलब जो मात्राएं होती हैं उनको हम अलग करते हैं। फिर है प्रयाण। तो पा में क्या है, रा की वो लगा हुआ है, रा लगा हुआ है
तो पा हम लिखेंगे हलंत लगा कर, फिर आ लिखेंगे, फिर पा में क्या है आ की मात्रा है, आ लिखेंगे, या लिखेंगे, या पे हलंत लगाएंगे, फिर बड़ा आ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे डंडा लगा हुआ है, लिखेंगे और आ पे हम लगाएंगे हलंत और फिर लिखेंगे आ क्योंकि इसमें छोटे आ की मात्रा है। फिर है उत्सर्ग, तो जो स्वर होते हैं वो अलग नहीं होते, उनका वर्ण विच्छेद नहीं होता, ऊ ऐसे ही लिखेंगे। फिर ता लिखेंगे, ता पे हलंत लगाएंगे क्योंकि ता आधा है, उसके बाद कोई मात्रा नहीं है। फिर सा लिखेंगे, सा पर हम क्या करेंगे हलंत लगा देंगे, फिर हम लिखेंगे आ। फिर क्या है रा की आवाज़ है, जो गा पे रा लगा हुआ है उसको हम लिखेंगे, उस पर हलंत लगाएंगे, फिर लिखेंगे गा और फिर लिख देंगे आ। फिर है वृद्धा अवस्था, तो हम यहाँ पर बा है उस पर हलंत लगाएंगे, बा पे री की मात्रा है तो हम लिखेंगे री, फिर हम लिखेंगे दा, दा पे हलंत, फिर लिखेंगे धा, जो कि दा पे लगा हुआ है तो हम धा लिखेंगे, उस पर हलंत लगा देंगे। फिर बड़े आ की मात्रा है तो हम आ लिखेंगे, वा लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, फिर आ लिखेंगे, फिर आधा सा है तो सा लिख के हलंत लगाएंगे और फिर हम लिख देंगे था, और उसके बाद बड़े आ की मात्रा है, बड़ा है तो हम इस तरह से था पर हलंत लगाकर आ लिख देंगे। तो कोई भी अगर हमें वर्ण विच्छेद आता है तो इसी तरह से करना है। तो वर्ण विच्छेद में हम जो आपके वर्ण हैं, जो व्यंजन हैं, उनमें से हम स्वर को अलग करते हैं, जितनी मात्राएं होती हैं उन सबको अलग करना होता है। तो जैसे यहाँ पर है ऊ, तो ऊ तो अपने आप में क्या है मात्रा है, वो अलग नहीं होगी। बाकी क्या है सा है तो सा में से क्या है हलंत लगाकर आ अलग करेंगे। तो इस तरह से हम वर्ण विच्छेद कर लेंगे। इसके लिए हमने आपकी अलग वीडियो भी बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है सवर्णीय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, इन आंदोलन का क्या उद्देश्य था। तो सवर्णीय अवज्ञा तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। इन आंदोलनों का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार द्वारा लागू किए गए अनुचित कानूनों का विरोध करना था, उसकी अवज्ञा करना था। तो किसानों को सुविधाएं दिलाना और जनता में अपने अधिकारों के लिए जागरूकता पैदा करना इस आंदोलन का उद्देश्य था। इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन है वो आप अपने आप करेंगे, हम करेंगे। अगला प्रश्न ये है कल्पना कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती तो अपनी बुरी हालत व कष्टों को किन शब्दों में प्रकट करती। जैसे मनुष्य होता है अपने कष्टों को बोलकर बता सकता है, तो आपको कल्पना करनी है कि बस क्या है जीवित प्राणी है, तो वो अपनी जो बुरी हालत थी उसको कैसे बयां करती। उत्तर होगा बस यदि जीवित प्राणी होती तो अपनी व्यथा कुछ इस तरह प्रकट करती कि मैं एक पुरानी जीवशील बस हूँ। आज से कोई 30 साल पहले मैं जवान और सुंदर थी और मेरी चाल पर सभी लोग फिदा थे। मेरा चालक चलने से पहले रोज़ मुझे फूल माला से सजाता और इंजन स्टार्ट करने से पहले मुझे प्रणाम करता। मुझ पर बैठने वाली सवारियां भी मेरी बहुत तारीफ़ किया करती थीं। लेकिन आज मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मेरे जीवन में बहुत से चालक आए पर सब एक जैसे नहीं थे। यात्री भी बदलते गए। मेरे मालिक ने भी मेरा खूब शोषण किया। उसने मुझे पैसा कमाने की मशीन समझ लिया। पहले जहाँ मैं दिन भर में 2 चक्कर लगाती थी, अब मुझे 8-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इससे क्या हुआ, मेरे पैर फटने लगे हैं और अब मैं उतनी फुर्ती से नहीं चल सकती जितना कि मैं जवानी के दिनों में चला करती थी। पहले मुझे खुराक भी शुद्ध मिला करती थी जिससे मेरा दिमाग और पेट दुरुस्त रहता था। धीरे धीरे मुझे मिलावटी भोजन दिया जाने लगा, फिर भी मैं अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा कर रही हूँ। मेरे चालक और मालिक को मेरी इस दशा पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। तो ऐसी हालत में मैं कभी भी कहीं भी दम तोड़ सकती हूँ। तरह से आप अपनी कल्पना से बस को जीवित प्राणी मानकर कोई भी कहानी लिख सकते हैं। आपका अगला और अंतिम प्रश्न है यातायात के कई साधन होते हैं, मतलब जाने आने के कई साधन होते हैं, जैसे बस होती है, रेल होती है, या वायुयान होता है, जलयान होता है। तो आपने कौन कौन से साधनों का उपयोग किया है लिखिए। तो आपने किस किस से यात्रा की है वो आपको लिखना है। तो मैंने अब तक बस, रेलगाड़ी, कार, ऑटो रिक्शा तथा साइकिल आदि का प्रयोग किया है। आपने जिसका भी प्रयोग किया, अगर आपने वायुयान का प्रयोग किया है तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।